एरिना लोगों से भर गया। शिनू मन ही मन सोच रही थी, ब्रोदर जिग्यू को वह अवसर मूज जैसी रीबॉर्न इंसान की वजह से मिला था। फनलन उसे कभी नहीं हरा सकती। उसकी सोच सुनकर मैंने मन ही मन आह भरी। फनलन भी असली रीबॉर्न थी और इस समय उसकी ताकत उसके वर्तमान लेवल से कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। फनलन ने अपनी तलवार उठाकर कहा, पिछली जिंदगी के एकेडमी स्पार में मैं तुमसे हार गई थी, लेकिन इस जीवन में आज तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है। आज सब खत्म कर देते हैं। मेरी सांस अटक गई। लगता था फनलन सच में मुझे मारने का इरादा लेकर आई है। अगले ही पल हमारे चारों तरफ तेज हवा उठने लगी। फनलन ने अपना खास विंड फील्ड डोमेन खोल दिया था। मैं सतर्क हो गया। तभी अचानक मेरे दिल में ठंडक सी दौड़ गई। प्रैक्टिकल क्लास में मेरे सारे कॉपिड स्किल्स इस्तेमाल हो चुके थे और हैंड ऑफ गॉड अभी कूल डाउन में था। उसी समय फनलान ने अपनी विंड सोर्ड से मुझ पर वार किया। हिंसक हवा से लिपटी तलवार ने मुझे पूरी तरह लॉक कर लिया। मैंने तुरंत सायोनिक कन्वर्जन इस्तेमाल की और स्प्रिट फॉर्म में बदलकर बच निकला। फनलन हैरान रह गई। यह कैसी स्किल है? जिग्यो ने पिछली जिंदगी में इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने हमला जारी रखा। मैं लगातार सायोनिक कन्वर्जन से उसके हमलों से बचता रहा। कुछ राउंड बाद फनलन थकने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्यों ना यहीं स्पार खत्म कर दे। फनलन ने ठंडी नजर से देखा। किसने कहा कि मैं तुम्हें छू नहीं सकती? अगर मैं रीबॉर्न ना होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं कि यह सोल पावर स्किल है। उसकी सोच सुनते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। फनलन ने अपने चारों तरफ भयानक विंड एनर्जी जमा की। विंड सोल रियलम। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा स्पिरिट फॉर्म धीरे धीरे वापस फिजिकल बॉडी में बदल रहा है। अगले ही पल फनलन ने विंड सोर्ड किल फिर से इस्तेमाल कर दी। तलवार मेरे करीब पहुंच गई। उसी समय फनलन का दिल कांप उठा और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। सब खत्म हो गया। माफ करना जिग्युओ, मेरे माता पिता के लिए मुझे तुम्हें यहीं मारना होगा। तभी अचानक आसमान से एक शक्तिशाली लाइटनिंग बोल्ट गिरा। फनलन पीछे की तरफ उड़ गई और मेरे सामने एक लाइटनिंग वॉल खड़ी हो गई। मैं मुस्कुरा उठा। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही प्लंडर सीख लिया था। फनलन फिर से हमला करने दौड़ी। मैंने तुरंत कहा, अभी जब विंड स्वॉर्ड किल मुझ तक पहुंचने वाली थी, तुमने आंखें बंद कर ली थी क्योंकि तुम मुझे चोट पहुंचाने से डर रही थी। यह सुनकर फनलान घबरा गई। मैंने उसी पल का फायदा उठाया जब उसका ध्यान डगमगाया और सियोनिक स्पार्क छोड़ दी। स्पार्क सीधा उसकी सोल पर लगी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। फनलन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और जबरदस्ती सायोनिक स्पार्क को तोड़ दिया। वह गुस्से से बोली, तुम पिछली जिंदगी की तरह अभी भी उतने ही नीच हो। अच्छा है, अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार सकती हूं। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं सायोनिक स्पार्क से लड़ाई खत्म करना चाहता था, लेकिन फनलान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने उसे सीधे नष्ट कर दिया। अगले ही पल उसने विंड सोर्ड घुमाई और सोर्ड एनर्जी मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे शरीर के चारों तरफ बिजली चमक उठी। रेजिंग थंडर आर्मर सक्रिय हो गया। यह देखकर फनलान तंग रह गई। इसने थंडर बजर्क बेयर की स्किल इतनी जल्दी हासिल कर ली। मैं मुस्कुराया और लगातार थंडरस फ्रेंजी और सायोनिक स्पार्क इस्तेमाल कर दी। ताकतवर हुई सायोनिक स्पार्क ने फनलान को चक्कर में डाल दिया। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और थंडर स्टॉम्प इस्तेमाल कर दी। फनलान जोर से जमीन पर गिरी। उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी, एक बार फिर रीबर्थ के बाद भी मैं इससे हार गई। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। बेहोश होने से पहले मैं उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूं। दूर खड़ी शीनू ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है ब्रदर जिगो। कुछ देर बाद हम इन्फर्मरी पहुंच गए। डॉक्टर ने फनलान की जांच की और बताया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं है। वह सिर्फ ज्यादा ताकत खर्च करने की वजह से बेहोश हुई थी और एक दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी। उसे डॉक्टर के हवाले करके मैं और सुसानू बाहर निकल गए। तभी पास के एक रूम से जानी पहचानी चीख सुनाई दी। वोंग जियान घायल था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। उसके पास वोंग यान खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अगर तुमने फिर कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। पूरा दिन बाहर जाकर वोंग फैमिली की बदनामी करते रहते हो। वोंग जियान हंसते हुए बोला, कजिन गुस्सा मत हो। इस बार तो उस लड़की ने खुद मुझे स्पार के लिए चुनौती दी थी। सुशिनु धीरे से बोली, ब्रोदर जुओ, वो औरत वोंग जियान की कजिन है।
आपने वोंग जैन को हराया था, कहीं वह आपको परेशान करने ना आ जाए। मुझे डर था कि वोंग यान मुझे देख ना ले, इसलिए मैंने तुरंत सुशीनु को वहां से दूर ले गया। इसी दौरान मेरा और फनलान का स्पार वाला वीडियो पूरे अकेडमी में फैल चुका था। एक रूम में एलिस वह वीडियो देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, जुओ, अगर मैं इस जीवन में जल्दी जुजू नहीं आई होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम इतने ताकतवर बन चुके हो। लेकिन अभी मेरे पास उससे भी जरूरी काम है। तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगी। तभी एक सर्वेंट अंदर आया। मिस एलिस, हमें मैकेनिकल सीक्रेट रेल्म का लोकेशन मिल गया है। यह सुनते ही एलिस ने फोन नीचे रख दिया। तैयारी करो, हम आज रात अंधेरे में निकलेंगे। उसी रात टॉम में चू यन फे ने मुझे स्कूल के बाहर स्नैक स्ट्रीट चलने का सुझाव दिया। मैंने थोड़ी देर सोचा और मान गया। जल्द ही मैं और चू यन फे वेस्ट गेट स्नैक स्ट्रीट में घूमते हुए खाते पीते नजर आए। करीब 1 घंटे बाद हमारा पेट भर चुका था और हम डॉम लौटने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। जिग्यो यहां क्या कर रहा है? छोड़ो, पहले मुझे उस अवसर को हासिल करने का तरीका सोचना होगा। जुजू के बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। यह विचार पास के पैनकेक स्टॉल से आया था। मैं तुरंत रुक गया और आसपास देखने लगा। जल्द ही मेरी नजर उस स्टॉल पर पड़ी। एलिस उसके पीछे छिपी बैठी थी और उसी अवसर के बारे में सोच रही थी। मैंने कोई बहाना बनाया और चुयानफे से अलग हो गया। एलिस फोन देखते हुए सोच रही थी, अंकल लूक अभी तक उन लोगों को भटका नहीं पाया जो मेरा पीछा कर रहे हैं। कुछ मिनट बाद उसके फोन पर मैसेज आया, मिस, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। एलिस के होंठों पर मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में मैं गॉड्स डिसेंट ईरा से बच गई थी, लेकिन उसके बाद 3 डिवाइन किंगडम्स का युग आया। आखिर में मैं एक मैकेनिकल असेंडर के हाथों मारी गई। इस जीवन में मैं पहले ही मैकेनिकल असेंशन का रहस्य समझ लूंगी। एलिस जाने ही वाली थी कि मैं पैनकेक स्टॉल के सामने पहुंच गया। बॉस, एक मल्टीग्रेन पैनकेक देना। एलिस मुझे देखकर मन ही मन परेशान हो गई। मैं इस जीवन में जल्दी जुजू सिर्फ इसलिए आई थी ताकि इससे दूर रह सकूं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा जिससे यह यहां से चला जाए। मैं इसे अपने अवसर के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने एलिस को अपने आप बाइंड कर लिया है। अगले ही पल उसकी पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में आने लगीं। तभी मुझे पता चला कि एलिस उत्तरी क्षेत्र की सबसे महान युवा प्रतिभाओं में से एक थी। एलिस के पास एसएसएस रैंक मैकेनिकल पपेट टैलेंट थी और वह पूरी मानव दुनिया की सबसे संभावित अवेकनर मानी जाती थी जो मैकेनिकल असेंशन हासिल कर सकती थी। ग्लोबल एडवांस्ड अवेकनर्स टूर्नामेंट के दौरान उसकी मुलाकात इस शरीर के असली मालिक से हुई और वह उससे प्यार करने लगी। बाद में वह उसे मैकेनिकल सीक्रेट रियलम में अवसर खोजने के लिए लेकर गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि असली मालिक उसे मारने की कोशिश करेगा और रास्ते में मिलने वाले सारे अवसर खुद छीन लेगा। किसी तरह एलिस बच गई और आखिर में मैकेनिकल असेंशन पूल तक पहुंच गई, जहां उसे मैकेनिकल असेंडर की एवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस मिली। इसके बाद वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि असली मालिक मर चुका है। इसी वजह से उसके दिल में हार्ट डीमन पैदा हो गया। आखिरकार एक मैकेनिकल असेंडर से लड़ते समय उसका हार्ट डीमन भड़क उठा और वह युद्ध में मारी गई। मैं पूरी तरह उलझ गया। एक और हार्ट डीमन? गॉड बनने के बाद भी हार्ट डीमन क्यों पैदा होते हैं? मैं एलिस को घूरने लगा। तभी मैंने कहा, बॉस, मेरा मल्टीग्रेन पैनकेक कहाँ है? एलिस एक नकली मुस्कान के साथ बोली, समझ नहीं आए क्या? मैं दुकान बंद कर रही हूं। इतना कहकर वह स्टॉल छोड़कर भाग गई। लेकिन मैं उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए तुरंत चुपचाप उसके पीछे लग गया। कुछ समय बाद हम सीक्रेट रियल्म के सामने पहुंच गए। एलिस मन ही मन सोच रही थी कि अवसर मिलने के बाद वह कितनी ताकतवर हो जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं पूरे रास्ते स्पिरिट फॉर्म में उसके साथ साथ चल रहा था। मैकेनिकल सीक्रेट रियल्म में घुसने के बाद एलिस ने अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे सारे जाल और खतरों से बचते हुए रास्ता तय किया। आखिरकार वह मैकेनिकल असेंशन पूल तक पहुंच गई। पूल के सामने 2 पोशंस रखी हुई थीं। एलिस आगे बढ़ी और उन्हें उठा लिया। मैकेनिकल डिवाइन फ्लूइड 41, यह अवेकनर की मैकेनिकल एस्केंशन पाथ के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकता है। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी मैकेनिकल पपेट टैलेंट बुला ली और दोनों ने एक एक बोतल पी ली। मैं बिना दिखाई दिए ये सब देखता रहा। मेरा असली लक्ष्य तो मैकेनिकल असेंशन पूल था। कुछ समय बाद एलिस ने डिवाइन फ्लूइड
पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वह अपनी पपेट के साथ पूल में उतर गई। मैं अब भी किनारे से देख रहा था। मेरा प्लान था कि जैसे ही एलिस दूसरे ट्रेजर्स खोजने जाएगी, मैं पूल में उतर जाऊंगा। लेकिन असेंशन पूल में उतरने के थोड़ी ही देर बाद एलिस और उसकी पपेट का बैप्टिज्म पूरा हो गया। तभी वह अचानक मुड़ी और ठंडी आवाज में बोली, तो तुम ही हो, बाहर निकलो। उसकी आवाज अब मशीन जैसी हो गई थी। मेरी स्पिरिट बॉडी तुरंत सॉलिड फॉर्म में बदल गई। मैं घबराहट भरे चेहरे के साथ बोला, अगर मैं कहूं कि मुझे खुद नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंच गया, तो क्या तुम यकीन करोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैप्टिज्म के बाद एलिस मेरी मौजूदगी महसूस कर लेगी। एलिस गुस्से से बोली, चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं जो। अगले ही पल उसकी मैकेनिकल पपेट ने अपनी विशाल कैंची घुमाई और मेरी तरफ झपटी। मैंने तुरंत सायोनिक कन्वर्जन इस्तेमाल की और बच निकला। एलिस हंस पड़ी। फिर वही स्किल। तभी एक और मैकेनिकल रोर गूंजी और मैं जबरदस्ती वापस फिजिकल फॉर्म में आ गया। मैकेनिकल पपेट ने फिर हमला किया। मैंने तुरंत रेजिंग थंडर आर्मर सक्रिय कर लिया और उसका हमला रोक लिया। यह देखकर एलिस ने अपनी तलवार जैसा हमला चलाया। मैंने तुरंत थंडर स्टॉम्प इस्तेमाल कर दी। एलिस पीछे हटकर बच गई और अपनी पपेट को काउंटर अटैक का आदेश दिया। टक्कर से चारों तरफ धूल उड़ गई। जब धूल छुटी तो मैं गायब था। एलिस घबरा गई। बुरा हुआ, वह सामने देखने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था, कंट्रोल टाइप एबिलिटी में असली बॉडी ही सबसे कमजोर होती है ना? उसी समय मैं उसके पीछे पहुंच चुका था। मैंने सीधे थंडरस्टॉर्म से हमला कर दिया। एलिस दूर जाकर दीवार से टकराई। उसके घायल होते ही मैकेनिकल पपेट भी ताकत खोकर जमीन पर गिर गई। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, मेरा अंदाजा सही निकला। एलिस गुस्से से चीख पड़ी, तुमने मुझे सच में नाराज कर दिया जुओ। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ चांदी जैसी सफेद रोशनी फैल गई। उसी समय मैकेनिकल पपेट भी दोबारा सक्रिय हो गई। पतले पतले मैकेनिकल थ्रेड्स जो तारों जितने तेज थे, चारों तरफ फैलने लगे और मुझे घेरने लगे। मैंने तुरंत हैंड ऑफ गॉड सक्रिय कर दिया। एलिस ने तिरस्कार से कहा, बेकार कोशिश मत करो, तुम मेरी स्किल कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने सूचना दी, स्किल कॉपी सक्सेसफुली। स्किल का असर देखकर मैं खुद हैरान रह गया। मैकेनिकल पपेट आर्ट, अपनी मैकेनिकल पपेट बनाओ और उसे कंट्रोल करो। लेकिन पपेट को चलाने के लिए दूसरी स्किल्स भी चाहिए, नहीं तो वह सिर्फ कबाड़ का ढेर बनकर रह जाएगी। तभी मुझे समझ आया कि एलिस क्यों कह रही थी कि मैं उसकी स्किल कॉपी नहीं कर सकता। उसी समय मैकेनिकल पपेट ने एक और घातक स्लैश छोड़ा। अचानक आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। अगले ही पल मैं डॉन विंग्स की मदद से घेराबंदी तोड़कर बाहर निकल गया। एलिस चौंक गई। डिवाइन आर्टिफैक्ट! पिछली जिंदगी में उसने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं और घनी घेराबंदी बना सकती हूं। उसने फिर से 1000 थ्रेड किलिंग फॉर्मेशन इस्तेमाल की। इस बार तार पहले से भी ज्यादा घने थे। मैं शांत रहा और थंडर डीमन ड्रैगन स्पीयर निकाल ली। भयानक लाइटिंग पावर चारों तरफ फैल गई और 1000 थ्रेड किलिंग फॉर्मेशन एक ही पल में टूट गई। इससे पहले कि एलिस संभल पाती, मेरे हाथ में सोल ऑफ द डीप सी भी प्रकट हो गई। 3 अलग अलग एट्रीब्यूट्स की ताकत एक साथ फट पड़ी। मैकेनिकल पपेट उसी वक्त चकनाचूर हो गई और एलिस भी उड़कर दीवार से जा टकराई। बेहोश होने से पहले भी वह यही सोच रही थी, इसके पास 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स कैसे हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि एलिस बेहोश हो चुकी है, मैं मैकेनिकल असेंशन पूल के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद मैं सीधे पूल में कूद गया। कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक ताकत मेरे शरीर को फाड़ने लगी। मुझे एलिस का शांत और आसान बैप्टिज्म याद आया और मैं चौंक गया। क्यों? मेरा बैप्टिज्म एलिस से इतना अलग क्यों है? मेरा शरीर धीरे धीरे मैकेनिकल बॉडी में बदलने लगा। उसी समय मेरे अंदर एक अशुभ एहसास उठा। अचानक मेरी चेतना खिंच गई और मैं एक अंधेरी जगह में पहुंच गया जहां हल्की रोशनी चमक रही थी। मैंने पाया कि मैं अपने शरीर में वापस नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूर होकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। तभी सफेद रोशनी की एक चमक हुई और मेरे सामने एक विशाल मैकेनिकल मेन ब्रेन प्रकट हो गया। मेन ब्रेन से एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी, अबैंडन्ड लैंड के चुने हुए व्यक्ति, मेरे डेटा वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। मैं डेस्टिनी हूं। मैंने पूछा, अबैंडन्ड लैंड का क्या मतलब है? मेन ब्रेन ने जवाब दिया, 3 डिवाइन किंगडम्स गोस्ट्स एंड गॉड्स को हराने में असफल रहे,
मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने दुनिया के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। उन्हीं क्षेत्रों को अबैंडन्ड लैंड्स कहा जाता है। मैं गहरी सोच में डूब गया। तभी मेन ब्रेन फिर बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारी विशेष प्रकृति की वजह से चुना है। मैं तुम्हें ट्रू मैकेनिकल असेंशन दिला सकता हूं, बस तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस मेन ब्रेन में अपलोड करनी होगी। मैंने पूछा, अपनी कॉन्शियसनेस अपलोड करने का फायदा क्या होगा? मेन ब्रेन ने उत्तर दिया, तुम मैकेनिकल डिवाइन किंगडम का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं बचेगी और तुम पूर्ण तर्क संगत बन जाओगे। तुम नई मैकेनिकल बॉडी बना सकोगे, अमर हो जाओगे और हमेशा विकसित होते रहोगे। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मेन ब्रेन ने अंतिम बात कही, लेकिन इसकी कीमत यह होगी कि तुम्हारा असली अस्तित्व मिट जाएगा। तुम्हारी कॉन्शियसनेस और सोल सिर्फ डेटा का एक ढेर बनकर रह जाएगी। मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। मुझे ऐसी मैकेनिकल असेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, जैसे ही मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाऊंगा, मैं तुम्हें समझ जाऊंगा और डेस्टिनी का हिस्सा बन जाऊंगा। यह सुनते ही मेन ब्रेन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी बात खत्म होते ही अनगिनत डेटा केबल्स मेरी तरफ झपट पड़ी। मैंने तुरंत स्पिरिट फॉर्म में बदलकर हमला टाल दिया। मेन ब्रेन ने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दी। एक सियोनिक असेंडर जिसने अभी असेंशन पूरी नहीं की, वह पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज नहीं हो सकता। सियोनिक असेंशन पूल का बैप्टिज्म लेने के बाद मैकेनिकल असेंशन पूल का बैप्टिज्म स्वीकार करना असंभव होना चाहिए। तुम्हारा शरीर मैकेनिकल डिवाइन किंगडम का हिस्सा बनना ही होगा। लगातार बीप की आवाजें आने लगीं। सेटिंग्स मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अब तुम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते। बेकार संघर्ष मत करो। मेन ब्रेन मुझे पकड़ने ही वाला था कि तभी मेरे असली शरीर के सामने स्टार लाइट चमक उठी। अगले ही पल मेरी कॉन्शियसनेस वापस मेरे शरीर में खिंच गई। मैंने सामने तैरती हुई स्टार लाइट को देखा और मन ही मन कहा, क्या तुमने ही मुझे बचाया? फिर मैंने अपने शरीर की तरफ देखा। मेरा शरीर अब मैकेनिकल बॉडी में बदल चुका था। उसी समय मुझे एक नई स्किल मिली, मैकेनिकल कन्वर्जन। इसकी मदद से मैं अपने शरीर को फ्लैश फॉर्म और मैकेनिकल फॉर्म के बीच बदल सकता था। तभी एलिस की आंखें खुल गईं। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझे जानती कैसे हो? एलिस थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर बोली, मैं नॉर्दर्न साउंड रीजन से अर्थ एकेडमी घूमने आई थी। मैंने तुम्हारा और फनलन का स्पारिंग वीडियो देखा था, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जिग्युओ है। मैंने तुरंत दूसरा सवाल दागा, तो फिर पैनकेक स्टॉल पर तुमने ऐसा क्यों दिखाया कि तुम मुझे नहीं जानती? क्या इसलिए क्योंकि तुम सीक्रेट रियलम में अकेले घुसना चाहती थी? एलिस के चेहरे का रंग बदल गया। उसे एहसास हो गया कि मैं उसी समय से उस पर शक कर रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे इसे यहां से हटाने का कोई तरीका निकालना होगा, फिर वापस आकर बाकी डिवाइन आर्टिफैक्ट्स ले जाऊंगी। उसकी सोच सुनकर मैंने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एलिस ने अपना नाम बता दिया। फिर मैंने कहा, तुम इस मैकेनिकल सीक्रेट रियल्म को अच्छी तरह जानती लगती हो। मुझे रास्ता दिखाओ। देखते हैं यहां और कौन से ट्रेजर्स छिपे हैं। बदले में मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। जो भी मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। एलिस मन ही मन सोचने लगी। मेरी जानकारी के अनुसार यहां सिर्फ मैकेनिकल असेंशन पूल और वे 2 बॉटल्स मैकेनिकल डिवाइन फ्लूइड की थीं। मेरा काम तो हो चुका है। बैप्टिज्म लेने के बाद मुझे निकल जाना चाहिए। फिर उसने कहा, तुम वापस चले जाओ, मैं खुद थोड़ा और देख लूंगी। इतना कहकर वह एक दिशा में चलने लगी, लेकिन उसके मन की आवाज कुछ और ही कह रही थी। उस दिशा में कोई ट्रेजर नहीं है। अगर यह चलता रहा तो घूम कर वापस यहीं आ जाएगा। इसके जाने के बाद मैं साइड पाथ से जाऊंगी और सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स ले लूंगी, फिर इसका बदला भी लूंगी। यह सुनते ही मैं तुरंत उसी साइड पाथ की तरफ चल पड़ा। एलिस का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से उठी और मेरे पीछे भागी। उधर बहुत खतरा है, तुम वहां नहीं जा सकते। मैंने हंसते हुए कहा, खतरा है तभी तो ट्रेजर होने की संभावना भी है। मुझे ट्रेजर के और करीब जाते देख एलिस का चेहरा और भी खराब हो गया। मैं बहुत कमजोर हूं, न तो ट्रेजर छीन सकती हूं और न ही इसका मुकाबला कर सकती हूं। पिछली जिंदगी की तरह यह मुझे फिर मार सकता है। शायद मुझे अभी भाग जाना चाहिए। तभी अचानक मुझे अपने ऊपर कई गुना ग्रेविटी महसूस हुई। मैं तुरंत पीछे हट गया और एलिस से पूछा, आगे वाली जगह के बारे में तुम्हें कुछ पता है? एलिस के चेहरे पर डर छा गया। उसे पिछली जिंदगी याद आ गई जब असली मालिक ने उसे इसी जगह बुरी तरह पीटा था और ग्रेविटी डिवाइस वाले क्षेत्र में फेंककर पाथ फाइंडिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया था। एलिस घबराकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ट्रेजर भी नहीं चाहिए।
मुझे स्काउट की तरह मत इस्तेमाल करना, मैं अभी चली जाती हूँ। वह मुड़कर भागने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक लिया, फिर उसे थोड़ा छेड़ने का फैसला किया। मैंने सामने चमकते हुए डिवाइस की तरफ इशारा किया। लगता है ग्रेविटी में बदलाव उसी की वजह से हो रहा है, जाओ और जाकर उसे बंद करो। यह सुनते ही एलिस का चेहरा सफेद पड़ गया। सब खत्म हो गया। इस जीवन का अंत भी पिछली जिंदगी जैसा ही होगा। वह लगभग बेहोश होने वाली थी। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मैं हंस पड़ा और खुद अकेला डिवाइस की तरफ बढ़ गया। मैकेनिकल फॉर्म में होने की वजह से ग्रेविटी का असर मुझ पर काफी कम था। कुछ ही देर में मैं डिवाइस तक पहुंच गया। मैंने उसे ध्यान से देखा और फिर स्विच दबा दिया। ग्रेविटी इफेक्ट तुरंत गायब हो गया। मैंने डिवाइस के साथ कनेक्शन बना लिया और उसे अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ एलिस अब भी मुझे अविश्वास से देख रही थी। इसने मुझे सच में स्काउट की तरह इस्तेमाल नहीं किया। मैं उसकी तरफ मुड़ा और बोला, अब भी वहीं खड़ी रहोगी? अंदर आओ और ट्रेजर्स बांट लेते हैं। एलिस और भी उलझ गई, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर भी मेरे पास आ गई। मैंने कहा, यह सीक्रेट रेल्म तुमने खोजा था, मुझे ग्रेविटी डिवाइस मिल चुका है। अब अगला ट्रेजर तुम चुनो। एलिस ने सिर झुका लिया। मैं ड्यूअल हार चुकी हूं। मुझे ट्रेजर्स के लिए तुमसे लड़ने का कोई हक नहीं है। उसके मन में पिछली जिंदगी की सारी तकलीफें घूम रही थीं। मैंने थोड़ा गुस्से का नाटक किया। जब कह दिया चुनो तो चुनो, इतनी बातें क्यों कर रही हो? एलिस घबरा कर कांपने लगी। ठीक है, मैं चुनती हूं। उसकी नजर एक विप पर जाकर रुकी। यहां क्रिम्सन फ्लेम और सोल स्ट्राइकिंग विप बची है। अगर मुझे सोल स्ट्राइकिंग विप मिल जाए तो मैं इसकी सोल पावर का मुकाबला कर सकती हूं। लेकिन अगर मैं विप ले लूं तो ये सोचेगा कि मैं इसे मारना चाहती हूं। और अगर इसने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो? वह अब भी दुविधा में थी। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। तुम काफी देर से इसी विप को देख रही हो, क्या तुम्हें यही चाहिए? एलिस घबरा गई। उसे लगा मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूं। वह तुरंत बोली, नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे तो वह गॉन्टलेट्स चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे सोल स्ट्राइकिंग विप उठाई और उसके हाथ में रख दी। इसका नाम सोल स्ट्राइकिंग विप है। यह खास तौर पर सोल्स पर हमला करने के लिए बनाई गई थी। मैकेनिकल डिवाइन किंगडम ने इसे psionic असेंडर्स से लड़ने के लिए बनाया था। विप पकड़ते समय एलिस चोरी चोरी मुझे देख रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं अचानक उस पर हमला न कर दूं। फिर मैंने सामने रखे गॉन्टलेट्स की तरफ देखा। आखिरी ट्रेजर बांटना थोड़ा मुश्किल है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि एलिस से सच बोल देगी। कुछ देर बाद मैंने कहा, मेरे लिए सोल स्ट्राइकिंग विप ही काफी है, बाकी गॉन्टलेट्स तुम रख लो। एलिस तुरंत बोली, नहीं, 50-50 का मतलब 50-50। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब मैं झू कोई वादा करता हूं तो निभाता हूं। चलो हम दोनों एक एक गॉन्टलेट लेते हैं। इतना कहकर मैंने एक गॉन्टलेट उठाई और उसकी तरफ उछाल दी। दूसरी खुद रख ली और उसे देखने लगा। क्रिम्सन आई में गंटल फॉर्म, क्लॉ फॉर्म और फ्लाइंग क्विल फॉर्म है। दूसरी तरफ एलिस अब भी मुझे खाली निगाहों से देख रही थी। क्या यह सच में वही जिग्गियो है जिसे मैं पिछली जिंदगी में जानती थी? डिवाइन आर्टिफैक्ट्स समेटने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। चूंकि तुम मेरी एकेडमी घूमने आई हो तो मेरे साथ वापस चलो। एलिस कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन उसके मन में अब भी डर था। क्या रास्ते में यह मुझे मारकर मेरे ट्रेजर्स छीन लेगा? अभी मेरे पास इसका विरोध करने की ताकत नहीं है। जो होगा किस्मत पर छोड़ देती हूं। मैं उसकी सारी चिंताएं सुन सकता था, लेकिन फिर भी चुपचाप उसे साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। स्कूल वापस लौटने के बाद भी एलिस को यकीन नहीं हो रहा था। इसने सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। यह पिछली जिंदगी वाले इंसान से बिल्कुल अलग लगता है। मैंने एलिस की तरफ हाथ हिलाया और कहा, अब जब हम सुरक्षित स्कूल लौट आए हैं तो यहीं विदा लेते हैं। एलिस अचानक बोल उठी, क्या तुम सच में ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मुझे दे रहे हो? एक बार मेरी ताकत वापस आ गई तो मैं इन्हें कभी वापस नहीं करूंगी। मैं मुस्कुराया। ये वही चीजें हैं जिनकी तुम हकदार हो। इतना कहकर मैं मुड़कर चला गया। एलिस वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देखती रह गई। अगले दिन थंडर अवेकनिंग फील्ड के अंदर जोंग हान का चेहरा गंभीर था। जिस सोल पावर ट्रेनिंग की बात मैंने पहले की थी वह आज से शुरू होगी। मैं एक खास थंडर स्किल का इस्तेमाल करके तुम्हारी सोल पावर को ट्रेन करूंगी। तैयार हो? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। जोंग हान ने मुझे एक गहरी नजर से देखा। फिर उसने अपनी थंडर पावर को चेन्स का रूप दिया। वे चेन्स सीधे मेरे शरीर में घुस गईं। मेरा पूरा शरीर कांप उठा।
मेरा शरीर तो घायल नहीं हुआ, लेकिन मेरी सोल को उन चेन्स ने खींचकर शरीर से बाहर निकाल लिया। मैं घबराकर बोला, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूं? अपनी सोल को शरीर से बाहर लटकते देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जोंग हान हंस पड़ी। बच्चे, तुम मरे नहीं हो। इस स्किल का नाम रथ थंडर सोल सील है। यह तुम्हारी सोल का एक हिस्सा शरीर से बाहर खींच सकती है और भयानक सोल पेन पैदा करती है। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अगले ही पल जोंगहान ने कहा, अब मैं तुम्हारी सोल पर हमला करूंगी। दर्द दोगुना होगा। स्पेशल ट्रेनिंग आधिकारिक रूप से शुरू होती है। उसकी बात खत्म होते ही एक लाइटनिंग बोल्ट मेरी सोल पर आ गिरी। दर्द सीधे सोल की गहराइयों से उठा। मैंने दांत भींच लिए और पूरा शरीर कांपने लगा। फिर एक के बाद एक लाइटनिंग बोल्ट्स गिरती रहीं। मैं सोचने लगा, क्या जोंग हान सच में मेरी ट्रेनिंग कर रही है या फिर इस मौके का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहती है? लेकिन तभी मैंने उसके विचार सुने। मुझे नहीं पता उसकी सोल पावर कोई एबिलिटी टैलेंट है या नहीं, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग जरूर असर करेगी। यह सुनकर मैं थोड़ा शांत हो गया। लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बीच मेरी सोल पहले से ज्यादा मजबूत और ठोस होती चली गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने महसूस किया कि दर्द कम होने लगा है और मेरे अंदर किसी नई समझ का जन्म हो रहा है। उसी समय जोंग हान ने भी बदलाव महसूस कर लिया। यह संकेत है कि वह एक नई स्किल जगाने वाला है। उसकी टैलेंट अभी भी उतनी ही भयानक है। अचानक मेरे चारों तरफ विशाल सोल एनर्जी उमड़ पड़ी। वह धीरे धीरे एक विशाल टॉर्नेडो स्टॉर्म में बदल गई। मुझे अपने शरीर के अंदर सायोनिक असेंशन की एक नई स्किल महसूस हुई। स्पिरिचुअल स्पार्क, स्पिरिचुअल कन्वर्जन और अब स्पिरिचुअल स्टॉर्म भी मेरी स्किल्स की सूची में शामिल हो चुकी थी। मैं उत्साहित होकर बोला, स्पिरिचुअल स्टॉर्म, धन्यवाद टीचर, मैंने एक और नई स्किल जगा ली। जोंग हान के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। लगता है मेरा अनुमान सही था। उसने सच में एक नई एबिलिटी टैलेंट जगा ली है। अब इसे दोनों टैलेंट्स की ट्रेनिंग करनी होगी। उसके विचार सुनकर मैं अंदर से काफी भावुक हो गया। कुछ समय बाद स्पेशल ट्रेनिंग खत्म हो गई। जोंग हान को अलविदा कहकर मैं ट्रेनिंग फील्ड से बाहर निकल आया। बाहर आते ही सुशीनु मुझे ढूंढती हुई आ गई। ब्रोदर जुओ, मेरे साथ नॉर्थ गेट चलो, मैंने हैरानी से पूछा। लेकिन कैफेटेरिया तो साउथ गेट के पास है। सुशीनु ने सिर हिलाया। हम खाने नहीं जा रहे। ग्लोबल एडवांस्ड अवेकनर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सोफोमोर्स वापस आ गए हैं। सुना है वे एकेडमी के सबसे बड़े एलाइट्स हैं। चलो उन्हें देखने चलते हैं। यह कहते हुए वह मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। इस समय अर्थ एकेडमी के नॉर्थ गेट पर भारी भीड़ जमा थी। हर कोई उन एलाइट्स को अपनी आंखों से देखना चाहता था। सुना है एकेडमी के टॉप 10 सोफोमोर्स सब वापस आ गए हैं। हमारी अर्थ एकेडमी इस बार दूसरे स्थान पर रही। अफसोस, फाइनल्स में नॉर्दर्न साउंड रीजन से हार गए। मैं और सुशिनु भीड़ के बीच पहुंच चुके थे। सुशिनु गर्व से बोली, ब्रदर जिगुओ जैसे जीनियस के रहते हमारा बैच भविष्य में नॉर्दर्न साउंड रीजन को दबा देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, शिनु, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। तभी एकेडमी बस गेट पर आकर रुकी। उसमें से 10 स्टूडेंट्स उतरे। उनमें से एक स्टूडेंट मेरे और फनलान के स्पारिंग वीडियो को देख रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आई। लेले डोंग, क्या तुम अब भी इस बात से नाराज हो कि टीचर जोंग हान ने तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाया? क्या तुम जूनियर जिग्गियों से जलते हो? लेले डोंग ने भौहें चढ़ा लीं। मो जिंगहोंग, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? बाकी स्टूडेंट्स तुरंत बीच में आ गए और मामला शांत कराया। फिर सब एकेडमी के अंदर आने लगे। तभी एक फ्रेशमैन ने मुझे देखकर कहा, अरे वह जिग्गियो नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी नॉर्थ गेट पर देखने आएगा। यह सुनते ही लेले डोंग की नजर मुझ पर टिक गई। अगले ही पल वह बिजली की तरह मेरे सामने आ पहुंचा। उसके शरीर से ठंडर पावर निकली और मुझ पर दबाव डालने लगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम ही जिग्गू हो? मैंने आंखें सिकोड़ लीं। इसकी दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? कहीं यह भी उन लोगों में से तो नहीं जिसे असली मालिक ने धोखा दिया था? मेरे बगल में खड़ी सुशिनु का चेहरा ठंडा हो गया। उसने तुरंत एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी छोड़ दी। उसके डोमेन के प्रभाव से लेले डोंग की ठंडर पावर दबने लगी। सुशिनु ने गुस्से से कहा, अगर तुम ब्रदर जिग्गुओ को डराना चाहते हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा विरोध करूंगी। दबाव महसूस होते ही लेले डोंग का चेहरा खराब हो गया। आसपास के स्टूडेंट्स की चर्चा से मुझे उसकी पहचान पता चल गई। मैंने सुशिनु के कंधे पर हाथ रखा। शीनू, अपना डोमेन वापस लो। उसने मेरी बात मान ली। फिर मैंने लेले डोंग की तरफ देखा। सीनियर ले, क्या काम है?
उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, सुना है तुम इस साल के सबसे ताकतवर फ्रेशमैन हो, इसलिए मेरे हाथ खुजला रहे हैं। मैं तुमसे स्पार करना चाहता हूं। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। मेरे पास एसएस रैंक यिन यांग ट्विन थंडर टैलेंट होने के बावजूद जोंग हान ने मुझे डिसाइपल नहीं बनाया। आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है? मैं इसे बुरी तरह हराऊंगा और जोंग हान की नजर में भी इसकी बेइज्जती करूंगा। उसकी सोच सुनकर मुझे समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर सीनियर स्पार करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं पहले ही सोच रहा था कि उसने जो थंडर प्रेशर मुझ पर छोड़ा था उसका बदला कैसे लिया जाए। तभी बाकी 9 सॉफ्टमोर्स भी हमारे पास आ गए। उनमें से एक बोला, लेलाई डोंग, तुम लेवल 27 हो और यह सिर्फ लेवल 15 फ्रेशमैन है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लेलाई डोंग हंसा। ये खुद मुझसे स्पार करना चाहता है, मैं तो बस इसे थोड़ा गाइड करूंगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। जूनियर, क्या तुम सच में स्पार करना चाहते हो? पास खड़े यांग यू ने भी कहा। वह सोफमोर रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूं। इसके बाद सब लोग फिनलैंड एरिना की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने फनलन को मुझे हाथ हिलाते हुए देखा। वह मन ही मन सोच रही थी। पिछली जिंदगी की तरह जुओ ने फिर लेलाई डोंग की चुनौती स्वीकार कर ली। पिछली बार उसे बुरी तरह पीटा गया था। देखते हैं इस जीवन में क्या होता है। उसकी सोच सुनकर मैं भौहें सिकोड़ बैठा। ऐसी कौन सी चीज है जो लेले डोंग मुझसे ईर्ष्या करता है? एरिना पहुंचने के बाद लेले डोंग मुस्कुराया और बोला, जूनियर जुओ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पहला हमला करने का मौका देता हूं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने खुद कहा है कि मैं पहले हमला कर सकता हूं। इतना कहते ही मैंने सीधे उसकी यिन थंडर स्किल कॉपी कर ली। उसे सिर्फ इतना पता था कि मैं स्किल्स कॉपी कर सकता हूं, लेकिन वह अभी तक नहीं जानता था कि हैंड ऑफ गॉड कितना खतरनाक है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉपी की गई स्किल असली स्किल से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। लेले डोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मुझे कम आंका था, इसलिए अब उसके पास बचने का समय नहीं था। एक भयंकर धमाका हुआ। इन ठंडर की कोरोशन पावर से घायल होकर लेले डोंग के मुंह से खून निकल आया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्ला उठे। लेवल 15 ने लेवल 27 को एक ही चाल में घायल कर दिया। उसने यह कैसे किया? मैं तुरंत घबराने का नाटक करते हुए बोला, सीनियर, मुझे लगा था आपका लेवल इतना ऊंचा है कि आप यह हमला आसानी से झेल लेंगे। चलिए मैं आपको इन्फर्मरी ले चलता हूं। लेले डोंग ने गुस्से से दांत भींच लिए। जरूरत नहीं, अभी मैं सिर्फ लापरवाह था। अब मैं तुम्हें सही तरीके से गाइड करूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बात खत्म होते ही सूरज की तरह चमकती यांग थंडर मेरी तरफ दागी गई। मैंने तुरंत सायोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके हमला टाल दिया और उसी समय उससे भी ज्यादा ताकतवर यांग थंडर वापस छोड़ दी। एक और विशाल विस्फोट हुआ। लीले डोंग का पूरा शरीर जलने के निशानों से भर गया। मैंने शांत स्वर में कहा, स्पारिंग को सही समय पर रोक देना चाहिए। क्यों ना आज यहीं खत्म कर दें, सीनियर लेडोंग। ले डोंग मुश्किल से अपना गुस्सा दबा पा रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, लगता है अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सावधान रहना, जूनियर। अगले ही पल उसने अपनी सबसे ताकतवर स्किल योंग थंडर बर्निंग हेवन इस्तेमाल कर दी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बुरा नहीं है सीनियर, अब मेरी भी चखिए। मेरे सामने उससे भी ज्यादा भयानक बर्निंग हेवन थंडर बन गई। दोनों स्किल्स आपस में टकराईं, लेकिन मेरी स्किल ने उसकी स्किल को एक ही झटके में तोड़ दिया और सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। यांग थंडर बर्निंग हेवन उसके ऊपर आ गिरी। कुछ ही क्षण बाद लेले डोंग मैदान में फटे हालत में खड़ा था। उसकी चेतना धुंधली होने लगी। बेहोश होने से पहले उसने धुंधली नजर से मुझे अपने पास से गुजरते देखा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी टैलेंट बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा टेम्परामेंट बहुत खराब है। ऐसे स्वभाव के साथ तुम कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। इतनी अच्छी टैलेंट का क्या ही अफसोस है। यह कहने के बाद मैं अचानक रुक गया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने लेवल 16 की सीमा को छू लिया है। उसी समय जोंग हान भी अरीना में पहुंच गई। उसने कहा, अब जब तुम एडवांसमेंट थ्रेशहोल्ड तक पहुंच गए हो तो तुरंत ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। मैंने सिर हिलाया और वहीं पद्मासन लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद सबके सामने मेरा ब्रेक थ्रू सफल हो गया। हैंड ऑफ गॉड के कॉपी स्लॉट्स भी बढ़कर 4 हो गए। दूसरी तरफ यांग यू ने बाकी लोगों से कहा, मैं खुद ले डोंग को इन्फर्मरी ले जाऊंगा, टीचर को पूरी स्थिति समझा देना। उसी समय सुशिनु खुशी से मेरी तरफ दौड़ी।
बधाई हो ब्रदर जू, आप लेवल 16 पहुंच गए। मैं कुछ कहने ही वाला था कि जोंग हान मेरे पास आ गई। उसने कहा, जो मेरे साथ थंडर अवेकनिंग फील्ड चलो। ये हैंड ऑफ गॉड से जुड़ा मामला है, कुछ बातें मुझे तुमसे अकेले में करनी है। अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ बाद में समय बिता लेना। मैंने हामी भर दी। सुशिनु ने कहा, ठीक है, मैं थंडर अवेकनिंग फील्ड के बाहर ब्रदर जिगुओ का इंतजार करूंगी। इसके बाद हम तीनों मेपल फॉरेस्ट अरीना से निकलकर थंडर अवेकनिंग फील्ड पहुंच गए। जोंग हान ने पूरे क्षेत्र को लाइटनिंग पावर से सील कर दिया ताकि कोई हमारी बात न सुन सके। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अब जब तुम लेवल 16 पर पहुंच गए हो, क्या तुम्हें अपनी एबिलिटी में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? मैंने जांच करने का नाटक किया और फिर खुश होकर कहा, टीचर, ऐसा लगता है कि अब मैं 4 स्किल्स कॉपी कर सकता हूं। जोंग हान मुस्कुराई। मैंने ये अभी एरिना में ही देख लिया था, इसलिए तुम्हें यहां लाई हूं ताकि तुम्हारी हालत ठीक से जांच सकूं। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। इसके अलावा एक और बात है, क्या तुम्हें पता है कि लेले डोंग ने वापस आते ही तुम्हें क्यों निशाना बनाया? मैंने सिर हिलाया। नहीं। जोंग हान ने आह भरी। पिछले साल उसने मेरा डिसाइपल बनने की मांग की थी। मैंने उसे मना कर दिया था, और तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। इससे उसके प्राइड को चोट पहुंची, इसलिए उसने तुम्हें निशाना बनाया। मैं समझते हुए बोला, तो बात ऐसी है टीचर। फिर मैंने पूछा, टीचर, एक और सवाल है। लेले डोंग, जो सोफमोर रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, उसके पास भी एसएस ग्रेड टैलेंट है। क्या टॉप 10 के सभी स्टूडेंट्स एसएस ग्रेड टैलेंट वाले हैं? चोंगहान ने सिर हिलाया। नहीं, लेले डोंग के बैच में सिर्फ 3 एसएस ग्रेड अवेकनर्स हैं, यांग यू, लेले डोंग और मो जिंग होंग। लेले डोंग 10वें स्थान पर इसलिए है क्योंकि उसका स्वभाव बहुत खराब है और वह अपनी टैलेंट बर्बाद कर रहा है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। सूजन यू की इनर वॉइस कई बार कह चुकी थी कि मैं भविष्य में कम उम्र में मर जाऊंगा। हैंड ऑफ गॉड जैसी हेवन डिफाइंग टैलेंट होने के बावजूद मैं बड़ा होने से पहले मर गया था। आखिर भविष्य में ऐसा क्या हुआ था? जब मुझे यकीन हो गया कि जोंग हान को और कुछ नहीं कहना है, तो मैं सुशिनु के साथ वापस लौट आया। उस रात मैं और चू यनफे कैफेटेरिया से निकलकर डॉम लौट रहे थे। तभी एक परिचित इनर वॉइस मेरे कानों में गूंजी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम कमीने, जिसने मेरी पवित्रता छीन ली थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वोंग यान पहले से ही हमारे सामने खड़ी थी। चू यानफेई ने माहौल समझ लिया। अरे, मुझे अभी याद आया कि मुझे एक जरूरी काम है। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर वह बिजली की तरह भाग गया। वोंग यान मुस्कुराते हुए बोली, जूनियर, मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैंने मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीनियर, मैं भूल गया था। वोंग यान मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पेट तो नहीं दुख रहा है ना? चलो, आज अच्छी तरह बात करते हैं। मैं मजबूरी में मुस्कुराया। सीनियर, हम कहाँ जा रहे हैं? वोंग यान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में भयंकर किलिंग इंटेंट उमड़ रही थी। आज रात फ्लेम अवेकनिंग फील्ड चलते हैं। वहां सिर्फ हम दोनों होंगे। पूरी रात दिल खोलकर बातें करेंगे। उसके मन की असली आवाज कुछ और थी। जैसे ही हम फ्लेम अवेकनिंग फील्ड पहुंचेंगे, तुम मर जाओगे। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। वोंगयन 4थे वर्ष की स्टूडेंट थी। अभी मैं उससे जीतने का भरोसा नहीं रखता था। ऊपर से आज के स्पार के बाद हैंड ऑफ गॉड भी कूल डाउन में थी। ये सोचकर मैंने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और वोंगयन की बांह पकड़ ली। वैसे भी मरना है तो पूरी कोशिश कर लेता हूं। वोंगयान का शरीर हल्का सा कांप गया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सीनियर, आपने कहा था कि दिल की बातें करेंगे। मैं बस पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूं। इतना कहकर मैंने उसकी बांह और कसकर पकड़ ली। कुछ दिन पहले तो आप बहुत शर्मीली लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी फॉरवर्ड हैं। वोंगयान बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर उसका गुस्सा फटने वाला था। जानवर, मैं तुम्हें असली नरक दिखाऊंगी। रास्ते भर में बचने का तरीका सोचता रहा। जल्द ही हम फ्लेम अवेकनिंग फील्ड पहुंच गए। उसी समय मो जिंगहोंग वहां से गुजर रही थी। उसने हमें साथ देखा तो चौंक गई। इतनी रात को जिग्युओं और सीनियर वोंग यान यहां क्या कर रहे हैं? जिज्ञासा के कारण वह चुपचाप हमारे पीछे अंदर आ गई। अंदर पहुंचते ही वोंग यान मुस्कुराकर बोली, लिटिल जूनियर, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं सिर्फ सारी रात बातें ही नहीं करना चाहती, पहले तुम्हें गाइड भी करना चाहती हूं। मैंने तुरंत विरोध किया। सीनियर, यह ठीक नहीं लगता।
आप चौथे वर्ष की स्टूडेंट हैं और मैं पहले वर्ष का हूं। आप हाथ हल्का भी रखेंगी तो मुझे गंभीर चोट लग सकती है। वोंग यान के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। चिंता मत करो लिटिल जूनियर, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। उसकी पहली चाल ही फुल पावर फिनिक्स फ्लेम थी। एक भयानक दबाव मेरी तरफ उमड़ा। मैंने तुरंत हैंड ऑफ गॉड सक्रिय कर दी और वही स्किल उससे भी ज्यादा ताकत के साथ कॉपी कर ली। वोंगयन मन ही मन हंसी। मेरी स्किल कॉपी करने से तुम सिर्फ मुझे और ताकतवर बनाओगे। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल धक से रह गया। वोंग यान ने एक फीनिक्स क्राई के साथ मेरे द्वारा छोड़ी गई फीनिक्स फ्लेम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। दोनों आग के गोले आपस में मिल गए और सीधे मेरी तरफ उड़ाए। मैंने तुरंत स्पिरिट फॉर्म में बदलकर हमला टाल दिया। वोंगयन मुस्कुराई। ये इंटैंजिबिलिटी स्किल वाकई दिलचस्प है, लेकिन अगला हमला तुम नहीं बचा पाओगे। इतना कहकर वह अपना घातक वार तैयार करने लगी। तभी अचानक एक उत्साहित आवाज सुनाई दी। सीनियर, जूनियर, मैं बस यहां से गुजर रही थी। सोच रही थी कि आप लोग इतनी देर रात यहां क्या कर रहे हैं, तो सीनियर जूनियर को ट्रेनिंग दे रही है। मो झिंगहोंग अंदर चली आई। वोंगयान के चेहरे का रंग बदल गया। थत्तेरे की, अभी कोई यहां क्यों आ गया? उसने तुरंत अपना हमला रोक लिया। मौका देखकर मैं फौरन उससे दूर हट गया और भागकर मो जिंगहोंग के पास पहुंच गया। सीनियर, अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी, कृपया मेरे लिए न्याय कीजिए। मो जिंगहोंग हंस पड़ी। जूनियर, मजाक मत करो। सीनियर यान अक्सर हम लोगों को गाइड करती हैं। उन्हें अपनी लिमिट्स अच्छी तरह पता है। वे तुम्हें सच में कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वोंग यान ने भी मजबूर मुस्कान के साथ कहा, माफ करना जूनियर, अगर तुम डर गए हो तो, लेकिन मैं सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था। आज की बात यहीं छोड़ देती हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मो जिंगहोंग ने मेरी तरफ देखा। तुम सच में काफी डरे हुए लग रहे हो। चलो मैं तुम्हें डॉम तक छोड़ देती हूं। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। वोंग यान के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वह गुस्से में मुड़ी और वहां से चली गई। अगले दिन थंडर अवेकनिंग फील्ड में मैं और योंग हान हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। पूरी रात सोचने के बाद मुझे वोंग यान से निपटने का एक तरीका सूझ गया था। मैंने तय किया कि मैं जोंग हान की फोरबिडन स्पेल कॉपी करूंगा ताकि आत्मरक्षा कर सकूं। चाहे वोंग यान कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह पीक टियर फोरबिडन स्पेल नहीं झेल पाएगी। यह सोचकर मैं सुबह की ट्रेनिंग के दौरान काफी उत्साहित था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जोंग हान परिणाम से बेहद संतुष्ट दिखी। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर यही रफ्तार रही तो यह बच्चा जल्द ही लेवल 17 पर पहुंच जाएगा। तब हैंड ऑफ गॉड का कूल डाउन घटकर 6 घंटे रह जाएगा। सेमेस्टर खत्म होने तक यह लेवल 20 तक पहुंच जाना चाहिए। तब इसकी कॉपी लिमिट बढ़कर 5 हो जाएगी। उसकी सोच सुनकर मैं और भी उत्साहित हो गया। फिर मैंने चुपके से हैंड ऑफ गॉड सक्रिय की और पर्पल थंडर शेक्स हेवन कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन अचानक जोंग हान चिल्ला उठी, अरे बदमाश, क्या तुमने अभी मेरी फोरबिडन स्पेल कॉपी की? मैंने तुरंत अपराधी चेहरे के साथ कहा, नहीं। जोंग हान ने आंखें सिकोड़ ली। उसके मन में चल रहा था, यह लड़का सोचता है कि मुझे हैंड ऑफ गॉड की कॉपी मैकेनिज्म नहीं पता। पिछली जिंदगी में भी इसने ऐसे ही मेरी स्किल कॉपी की थी और फिर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसकी सोच सुनकर मैंने अजीब सी मुस्कान दी। टीचर, मैंने सच में पर्पल थंडर शेक्स हेवन कॉपी की है। जोंगहन ने पूछा, इस फॉरबिडन स्पेल की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत भयानक है। तुमने इसे क्यों कॉपी किया? मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर शक न कर बैठे, इसलिए मैंने जल्दी से सफाई दी। टीचर, आपको वोंग ज़ियान याद है? मैंने उसे घायल कर दिया था। उसके बाद उसकी कजन वोंग यान 2 बार मुझे ढूंढने आ चुकी है। कल तो मैं लगभग उसके हाथों मर ही गया था, इसलिए मैं आपकी फॉरबिडन स्पेल कॉपी करके अपनी रक्षा करना चाहता हूं। जोंग हान का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। सेल्फ डिफेंस के लिए फॉरबिडन स्पेल रखना ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने इसे किसी बुरे काम में इस्तेमाल किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके मन का किलिंग इंटेंट भी गायब हो चुका था। मैंने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए टीचर, अगर मैं इसका गलत इस्तेमाल करूं तो आप मुझे जैसे चाहें सजा दे सकती हैं। ट्रेनिंग फील्ड छोड़ने के बाद मैं डॉम लौट आया। तभी सूसन यू का मैसेज आया, ब्रोदर जू, माफ करना, आज क्लास देर तक चलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी। मैं जवाब देने ही वाला था कि वोंग यान का मैसेज भी आ गया। लिटिल जूनियर, कल रात तुम्हें डरा दिया उसके लिए सॉरी। आज दोपहर मैं तुम्हें कैंपस के बाहर कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगी।
मैं अभी तुम्हारे डॉम के नीचे खड़ी हूं। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत चू यानफे को मैसेज किया, अगर कल वाली सीनियर दिखाई दे तो कह देना कि मैं डॉम में नहीं हूं। फिर मैंने सूजन यू को जवाब भेजा, कोई बात नहीं, मैं खा चुका हूं। आज रात मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कुछ देर बाद चू यानफे डॉम में लौटा। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने वही कहा जो तुमने कहा था। मैंने बता दिया कि तुम डॉर्म में नहीं हो। यह सुनकर मैंने राहत की लंबी सांस ली। फिर पूरा दिन डॉर्म में ही छिपकर आराम करता रहा। अगले दिन मैं हमेशा की तरह थंडर ट्रेनिंग फील्ड पहुंच गया। एक दिन आराम करने के बाद मेरी हालत काफी बेहतर थी। मुझे यह भी महसूस हुआ कि मेरी फिजिकल लिमिट्स पहले से काफी बढ़ चुकी थीं। यह देखकर जोंगहान मुस्कुराई, कल की ट्रेनिंग का असर हुआ है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की वजह से इसकी फिजिकल लिमिट काफी बढ़ गई है। मैं अंदर से भावुक हो गया। फिर मैंने पूछा, टीचर, आज की स्पेशल ट्रेनिंग कब शुरू होगी? जोंगहान ने जवाब दिया, आज प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी। मैंने तुरंत पूछा, क्या मैं फिर से थंडर फ्यूरी बेयर से लड़ूंगा? जोंगहान ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार तुम्हारा मुकाबला एक इंसान से होगा। मैं अनायास एक कदम पीछे हट गया। टीचर, कहीं मेरा मुकाबला आपसे तो नहीं होने वाला? जोंगहान हंस पड़ी, नहीं, थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। कुछ मिनट बाद एक दर्जन से ज्यादा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अंदर आए। उनमें सुजान यू भी थी। जोंगहान ने मेरी तरफ इशारा किया, आज तुम्हारी प्रतिद्वंदी सुशिनु होगी। उसे हल्के में मत लेना, लेकिन याद रखना यह सिर्फ स्पार है। फिर उसने सूजन यू से भी कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद सूजन यू मेरे सामने आ गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। ब्रदर जुओ, इस बार सावधान रहना। अगले ही पल उसने एक्सट्रीम फ्रॉस्ट डोमेन खोल दिया। पूरे थंडर अवेकनिंग फील्ड का तापमान तेजी से गिर गया। यह डोमेन उसकी पिछली जिंदगी की डिवाइन पाथ से मिली समझ थी। यह कोई स्किल नहीं थी, इसलिए मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता था। फिर भी मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जीत सकता हूं। तभी सूजन यू के सिर के ऊपर एक विशाल बर्फीला द्वार फट गया। उसके भीतर से एक रहस्यमयी आइस सोर्ड धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने यह स्किल पहले कभी नहीं देखी थी। सूजन यू गर्व से बोली, ब्रदर जुओ, माफ करना, मैं लेवल 16 पर पहुंच चुकी हूं। यह स्किल मैंने अपनी पिछली जिंदगी के डिवाइन डोमेन को मिलाकर बनाई है। इसका नाम है आइस सील। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली। दूसरी तरफ जोंगहान की आंखें सिकुड़ गईं। यह स्किल सच में डिवाइन पाथ के स्तर को छू चुकी है। रीबर्थ ने बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं। मैंने तुरंत हैंड ऑफ गॉड सक्रिय की और आइस सील कॉपी करने की कोशिश की। सूजन यू हंस पड़ी। उसके मन की आवाज सुनाई दी, ब्रदर जुओ, डिवाइन डोमेन स्किल्स कॉपी नहीं की जा सकती। रीबॉर्न आइस गॉडेस से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। जैसा उसने कहा था, कॉपी फेल हो गई। ऊपर से मेरी एक कॉपी चांस भी बर्बाद हो गई। मैं गहरे सोच में पड़ गया। मैंने कॉपी इंफॉर्मेशन साफ देखी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने दूसरी बार कोशिश की, फिर भी फेलियर। दूसरी कॉपी चांस भी खत्म हो गई। इस बीच आई सिसील धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने दांत भींच लिए। मैं पर्पल थंडर शेक्स हेवन इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे यह स्किल कॉपी करनी ही होगी। फिर मैंने अपनी आखिरी कॉपी अटेम्प्ट भी इस्तेमाल कर दी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आइस सील एक बार निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती थी। सूजन यू लगभग रोने लगी, ब्रदर जुओ, जल्दी हट जाइए। जोंगहान भी भौहें चढ़ाकर खड़ी हो गई। ये लड़का इतना जिद्दी क्यों हो रहा है? लगता है मुझे खुद बीच में आना पड़ेगा। तभी अचानक मेरे शरीर से एक शक्तिशाली सायोनिक असेंशन ऑरा फूट पड़ी। जितनी अधिक मेरी इच्छा आइस सील को कॉपी करने की हो रही थी, उतनी ही वह ऑरा घनी होती जा रही थी। यह दृश्य देखकर मुझे सियोनिक असेंशन पूल की याद आ गई। मरने से पहले उस सियोनिक गॉड ने कहा था कि यह सुप्रीम सोल स्टेट है। जब तक मेरी इच्छा अडिग रहेगी, इस अवस्था में मैं वह सब हासिल कर सकता हूं जिसकी मैं सच्चे दिल से कामना करता हूं। मैंने तुरंत अपनी पूरी इच्छा शक्ति को आइस सील कॉपी करने पर केंद्रित कर दिया। सायोनिक लाइट चमकी और अगले ही पल आइस सील सफलतापूर्वक कॉपी हो गई। उसी समय मेरे सिर के ऊपर भी एक विशाल बर्फीला द्वार फट गया और वैसी ही रहस्यमयी आइस सोर्ड बाहर निकल आई। ये देखकर जोंगहान वहीं जड़ हो गई। इसने सच में डिवाइन डोमेन स्किल कॉपी कर ली। इसने हैंड ऑफ गॉड की पिछली जिंदगी वाली सीमा तोड़ दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सामने देखा।
दोनों आइस सील आपस में टकराईं। अगले ही पल पूरे थंडर अवेकनिंग फील्ड में भयानक बर्फीला तूफान फैल गया। जोंगहान ने तुरंत बैरियर खड़ी कर दी ताकि बाकी स्टूडेंट्स सुरक्षित रहें। इसी दौरान मैं स्पिरिट फॉर्म में बदल गया और चुपचाप सुशिनु के पीछे पहुंच गया। मैंने तुरंत पसायोनिक स्पार्क छोड़ दी, लेकिन उसी समय सूजन यू के चारों तरफ एक आइस लोटस खिल उठी। उसने सायोनिक स्पार्क रोक दी और मुझे जबरदस्ती स्पिरिट फॉर्म से बाहर निकाल दिया। सूजन यू हंस पड़ी। ब्रदर जिगुओ, मैंने जानबूझकर तुम्हें फंसाया था। अगले ही पल आइस लोटस पंखुड़ियों में बदल गई और मेरी तरफ उड़ने लगी। बचने का रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बर्फीले फूलों से घिर गया। सुशिनु के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। मैंने तुरंत रेजिंग थंडर आर्मर सक्रिय कर दी और सारे आइस फ्लावर्स रोक ली। फिर होंठ सिकोड़कर बोला, शिनु, अब थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। यह कहकर मैंने थंडर ट्रैम्पल छोड़ दी। सूसन यू तुरंत चकरा गई और पीछे गिरने लगी। मैं झट से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, ब्रोदर जिग्यो, आखिर आप अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। स्पार समाप्त होते ही पूरे मैदान में तालियों और चर्चाओं का शोर गूंज उठा। चौंगहन आगे बढ़ी और सूजन यू की जांच की। सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, उसकी सिर्फ स्टैमिना खत्म हुई थी। सूसन यू जिद करने लगी कि वह बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ खाना खाने जाना चाहती है। मजबूर होकर मैं उसे वेस्टगेट स्नैक स्ट्रीट ले गया। रास्ते भर उसने ढेर सारा खाना खरीदा। हम दोनों खाते, घूमते और हंसते रहे। देखते ही देखते दोपहर हो गई और हम वापस लौटने लगे। तभी अचानक एक काले कपड़े पहना आदमी हमारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर से खतरनाक ऑरा निकल रही थी। सूजन यू का दिल धक से रह गया। यह डिजास्टर लैंड के मॉन्स्टर्स की ऑरा है। यह स्कूल के पास कैसे आ सकती है? उसकी सोच सुनते ही मैं सतर्क हो गया। तभी वह आदमी मुस्कुराया। वहीं रुक जाओ, बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। फिर उसने कहा, अर्थ एकेडमी के स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ या मर जाओ। उसकी बात खत्म होते ही उसके अंदर छिपी सारी मॉन्स्टर ऑरा फूट पड़ी। मैंने तुरंत रेजिंग थंडर आर्मर और एसएसएस रैंक ऑरा सक्रिय कर दी। काले कपड़ों वाला आदमी डरावनी हंसी हंसा। बहुत बढ़िया, अब मैं फिर से दावत कर सकता हूं। अगले ही पल उसने एक भयानक कोस्ट फेस मेरी तरफ छोड़ दिया। सूजन यू का चेहरा बदल गया। धत्तेरेगी, मेरी स्टेमिना अभी पूरी तरह वापस नहीं आई, इसलिए मैं वह स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं रेजिंग थंडर आर्मर के सहारे खड़ा रहा। सूजन यू चिल्लाई, ब्रदर जुओ, सावधान, वह तुम्हारी थंडर आर्मर को करोड़ कर सकता है। शुरू में गोस्ट ऑरा कोई खास नुकसान नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह थंडर आर्मर के अंदर घुसने लगी। मेरा चेहरा बदल गया। मैंने तुरंत आर्मर बंद कर दी और स्पिरिट फॉर्म में बदलकर हमला टाल दिया। यह देखकर काले कपड़ों वाला आदमी और उत्साहित हो गया। वह सीधे मेरी स्पिरिट फॉर्म पर टूट पड़ा। सूजन यू घबरा कर बोली, डिजास्टर लैंड के मॉन्स्टर सोल अटैक्स इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिचुअल कन्वर्जन उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन तब तक गोस्ट फेस मुंह तक पहुंच चुकी थी। सूजन यू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी अचानक मेरे शरीर से स्योनिक असेंशन की रोशनी फूट पड़ी। काले कपड़ों वाला आदमी डरकर पीछे हट गया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने तुरंत स्पिरिचुअल स्पार्क छोड़ दी। इस बार उसकी ताकत सामान्य से कहीं ज्यादा थी। मैं दंग रह गया। क्या सायोनिक असेंशन की शक्ति सोल फॉर्म मॉन्स्टर्स की प्राकृतिक दुश्मन है? अब मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं रही। मैंने दूसरी स्पिरिचुअल स्पार्क छोड़ी। कुछ ही क्षणों में गोस्ट फेस जलकर राख हो गई। यह देखकर काले कपड़ों वाला आदमी मुड़ा और भागने लगा। मैं मुस्कुराया, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल मैंने स्पिरिचुअल स्टॉर्म छोड़ दी। तूफान ने उसकी ईविल एनर्जी को खींचना शुरू कर दिया। विशाल सोल एनर्जी उसे अपनी तरफ घसीटने लगी। काले कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे स्टॉर्म में खींचता चला गया। वह निराशा में चीखा, नहीं, यह शरीर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था। अगले ही पल उसका पूरा शरीर राख बन गया। मैंने दृश्य को देखते हुए कहा, सायोनिक असेंशन सच में मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। सूजन यू तुरंत मेरे पास दौड़ी। ब्रदर जुओ, आप ठीक तो हैं? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, लेकिन हमें तुरंत स्कूल वापस जाकर यह बात रिपोर्ट करनी होगी। सूजन यू ने सहमति में सिर हिलाया और हम दोनों वापस चल पड़े। उसी समय पास की एक इमारत में एक आदमी खड़ा हमें देख रहा था। उसके शरीर पर भी मॉन्स्टर ऑनरा थी। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। अगले ही पल
उसी तरह की औंदरा वाले कई लोग उसके पास आ गए। वह बोला, वह स्टूडेंट हमारी योजना के लिए खतरा बन जाएगा, आज रात उसे खत्म कर दो। याद रहे, एकेडमी के हाई लेवल अवेकनर्स को सतर्क मत करना, खासकर जोंगहान को। स्कूल लौटते ही मैं और सूजन यू सीधे जोंगहान के पास गए और सारी घटना विस्तार से बता दी। जोंगहान का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है तुमने मॉन्स्टर की असली बॉडी नहीं मारी, तुमने सिर्फ उस इंसान को मारा था जिसे उसने पजेस किया हुआ था। फिर वह सोच में पड़ गई। पिछली जिंदगी में मैं अगले साल NI2 के हाथों मरी थी, लेकिन उस समय मॉन्स्टर्स ने हमला नहीं किया था। आखिर यहां क्या बदल गया? मैंने पूछा। अगर उसकी असली बॉडी नहीं मरी तो क्या वह जल्दी फिर परेशानी खड़ी करेगा? जोंग हान ने कुछ देर सोचा। तुम्हारे वर्णन के अनुसार वह हाई लेवल मॉन्स्टर था। जिस बॉडी को उसने पॉजेस किया था वह बहुत कमजोर थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया और तुम उसे मार सके। मैं सिहर उठा। मतलब राजधानी में और भी लोग उसके कब्जे में हो सकते हैं? जोंग हान ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुमने उनकी योजना में दखल दिया है। अब बहुत संभव है कि उन्होंने तुम्हें निशाना बना लिया हो। मैं तुरंत बोला, टीचर, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। जोंग हान हंस पड़ी। खुद को चारा बनाओ और उन्हें बाहर निकालो। मैं छाया में रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। जैसे ही वे सामने आएंगे मैं सबको खत्म कर दूंगी। मैं कांपते हुए बोला, टीचर, सच में मेरी रक्षा कीजिएगा। शाम होते ही मैंने ईयरफोन्स लगाए और पूरे कैंपस में घूमना शुरू कर दिया। काफी देर बीत गई लेकिन कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। तभी ईयरपीस से जोंगहान की आवाज आई। मॉन्स्टर ऑरा तो है लेकिन बहुत अच्छी तरह छिपी हुई है। वे हाई लेवल अवेकनर्स को सतर्क नहीं करना चाहते, इसलिए स्कूल के अंदर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे। मैंने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। तो अब क्या करें? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, स्कूल से बाहर निकलो और किसी सुनसान जगह जाओ। बेहतर होगा वहां कैमरास भी ना हो। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बह निकला। मैंने टाइप किया, मुझे लग रहा है आप मुझे फंसा रही हैं। पूरे समय मैं जोंगहान से फोन पर ही बात कर रहा था, इसलिए उसकी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहा था। हालांकि मुझे लग रहा था कि जोंगहान थोड़ी अविश्वसनीय है। फिर भी मैं कैंपस से बाहर निकल गया और एक सुनसान इलाके की तरफ पढ़ने लगा। तभी ईयरपीस में उसकी आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें टारगेट किया जा चुका है। मैंने तुरंत मैसेज भेजा, क्या वह बड़ी मछली फंस गई जिसके बारे में आप बात कर रही थी? जोंगहान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन कैपिटल अवेकनर बैटल कोर्स के लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। शायद उन्होंने आज की घटना के बारे में सुन लिया है और मॉन्स्टर्स को बाहर निकालने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। आखिर आज रात हर कोई मुझे ही चारे की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मैं मन ही मन बड़बड़ाया। सच कहूं तो अब मैं पूरी तरह बेजार हो चुका था। तभी ईयरपीस से जोंग हान की आवाज आई, किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहो। अब वे और छिपकर नहीं रह सकते। छोटे मोटे दुश्मनों को खुद संभालो। बड़ी मछली दिखाई देगी तो मैं मदद करूंगी। गुड लक। उसकी वॉइस मैसेज खत्म होते ही कई अजीब मॉन्स्टर ओरा मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आज रात का सारा गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था और निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने बिना झिझक स्पिरिचुअल फ्लेम को कई हिस्सों में बांट दिया। जलती हुई सोल फायर अलग अलग दिशाओं में उड़कर हर मॉन्स्टर ओरा पर जा गिरी। स्पार्क टकराते ही जोरदार विस्फोट हुए। मैं अभी जोंगहान से पूछने ही वाला था कि आखिर वह बड़ी मछली कब आएगी, तभी बिना किसी चेतावनी के एक बेहद भयानक मॉन्स्टर ओरा मेरी तरफ टूट पड़ी। ये मॉन्स्टर सर्वेंट्स सच में निकम्मे हैं। एक लेवल 16 के छोटे से ह्यूमन अवेकनर को भी नहीं संभाल पाए। सड़क के आखिर में काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा बिल्कुल उसी आदमी जैसा था जिससे मैं दिन में लड़ चुका था, लेकिन इस बार उसके शरीर से निकलने वाला दबाव कई गुना ज्यादा था। मेरा चेहरा बदल गया। बड़ी मछली आ गई। टीचर, आप कहाँ हैं? मैंने तुरंत जोंग हान को वॉइस मैसेज भेजी, लेकिन जो जोंग हान हर बार तुरंत जवाब देती थी, इस बार बिल्कुल चुप थी। मेरा तनाव कई गुना बढ़ गया। तभी काले कपड़ों वाले आदमी ने एक विकृत गोस्ट फेस छोड़ दिया। यहां भेजी गई हर पजेस्ड बॉडी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दिन में जिस कमजोर शरीर को तुमने नष्ट किया था वह अपना काम भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने बिना समय गंवाए स्पिरिचुअल स्टॉर्म छोड़ दी। पहले से कई गुना ताकतवर स्पिरिचुअल स्टॉर्म गोस्ट फेस से टकराई। हालांकि सायोनिक असेंशन मॉन्स्टर्स की प्राकृतिक दुश्मन थी, लेकिन हमारे लेवल का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ ही क्षणों में गोस्ट फेस ने स्पिरिचुअल स्टॉर्म को चीर डाला। वह आदमी हंस पड़ा। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर का अच्छी तरह स्वाद चखूंगा। इससे मेरी महान योजना एक कदम और आगे बढ़ेगी।
मेरा चेहरा काला पड़ गया। जोंग हन अब भी नहीं आई थी। मैंने तुरंत पर्पल थंडर शेक्स हेवन इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं फॉरबिडन स्पेल छोड़ने वाला था, अचानक उसे किसी ने बीच में रोक दिया। देखो भाई लोगों, अगर आप लोगों ने इतने दूर तक इस वीडियो को देख लिया है, प्लीज भाई लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शायद मुझे आगे बढ़ने की साहस देगा। आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन पर ही टैप कर दो भाई लोगों। मैंने न बहुत आशा से ये चैनल को रहने चालू किया है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? भाई लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज।